नमस्कार बच्चों, मैं हूं शर्मा सर और आप देख रहे हैं शर्मा जी क्लास। मैं लेकर के आया हूं एकदम चटकदार चटपटा VVI नोट्स जो आपके 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट है। एक बार सिर्फ देखना है और बोर्ड परीक्षा को आसानी से पास कर जाना है। मैं अभी फिजिक्स का पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन लेकर चलता हूं और मेरे चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आर्ट्स सभी के वीडियोस अवेलेबल होंगे। चूँकि ये स्टार्टअप है और ये मेरी पहली वीडियो है, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की इस क्लास को। यहाँ आपके सामने पहली टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन से आ गया है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो समझ गए बच्चों, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अर्थात जब प्रकाश हो तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और प्रकाश ना हो तो कोई भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। आगे है प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना गुण होता है। कोई गुस्सैल होता है, कोई हंसमुख होता है, कोई खर्चीला होता है। उसी तरह से प्रकाश का क्या गुण होता है, इसको हम लोग जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये बात तो हम जानते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल में नहीं चलती है, बल्कि सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा है सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे हम जानेंगे प्रकाशीय तौर पर जो है पदार्थों को, वस्तुओं को, है ना, दो भागों में बांटा गया है। एक प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। सॉरी बच्चों, कहीं कहीं वर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, एडिटिंग में शब्दों में कुछ त्रुटि हो सकती है, तो उन्हें आप लोग दिल पे ना लें। प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपने देखा सूर्य हमारा प्रदीप्त वस्तु होंगे। जितने भी तारे हैं वो उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, तो वो क्या हो गए? प्रदीप्त वस्तु हो गए। जलता हुआ बल्ब अगर हो, है ना, बल्ब अगर बंद है तो अप्रदीप्त, और बल्ब अगर जल रहा है तो प्रदीप्त वस्तुएं होंगे। ठीक उसका उल्टा हम लोग बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं की। वैसा वस्तु, है ना, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुओं कहते हैं। जैसे आपने पेड़ को प्रकाश उत्पन्न करते नहीं देखा होगा। क्या मिट्टी से प्रकाश निकलती है? क्या पानी से प्रकाश निकलती है? नहीं। चंद्रमा से प्रकाश निकलती है? नहीं। चंद्रमा जो है रात को चमकता ज़रूर है, बट इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये जो है सूरज के प्रकाश के लिए एक रिफ्लेक्टर का काम करता है। जिस तरह से सूर्य के रोशनी में हम लोग दर्पण को दिखाते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह से चंद्रमा एक रिफ्लेक्टर है ना, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। प्रकाश स्वयं स्पष्ट वस्तु की निपटती है। अब हम लोग आगे आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्यारे बच्चों समझते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। जैसे तो वैसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ज़रा समझते हैं हम लोग। आप लोग देखते होंगे कि घर के दरवाजे से रोशनी आती है, लेकिन वो रोशनी अगर दरवाजे से आ रही है तो जितने आ रही है उतना ही दूर उजाला होना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी दरवाज़ा से रोशनी आती है और वो रोशनी जो है पूरे रूम में फैल जाती है, जबकि प्रकाश तो केवल दरवाजे की ओर से आती है। तो उसी सीधी में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसको उसी सीधी में जो है रोशनी फैलाना चाहिए, लेकिन रूम का हर कोना कोना रोशनी हो जाता है। तो किस कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना।
आप वायुमंडल को आपको दिन में दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में गैस है, हवा के अणु है, और हवा के अणु द्वारा जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए चारों तरफ आपको उजाला दिख रहे हैं। अगर वायुमंडल में वायु नहीं होता तो हमें वायुमंडल अंधेरा दिखाई पड़ता। आगे है किरण। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, अर्थात या फिर ये कह सकते हैं जिस पथ से होकर प्रकाश गुजरती है उस पथ को प्रकाश की किरण कह सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किरण पुंज की ओर। किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं ना। अगर एक किरण है तो उसको सीधा किरण कहेंगे, और एक से ज़्यादा किरणें अगर एक साथ हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण नहीं है, बल्कि किरणों के समूह हैं, है ना। असंख्य संख्याओं में किरणें जो है उसमें शामिल होते हैं, और वो एक साथ धरती की ओर आती है, पूरी दुनिया की ओर जाती है ना। तो प्रकाश क्या है, एक किरण पुंज है। बल्ब क्या है, एक किरण पुंज है ना। ये सारी चीज़ क्या है, किरण पुंज है। असंख्य किरणों से मिलकर के दीपक, बल्ब, सूर्य, ये सारे चीज़ें बनते हैं। अब आगे हम लोग आ गए हैं किरण पुंज, है ना। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। दूसरा है समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग पैरेलल बीम कहते हैं। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, पहले टॉपिक को लेकर के चलेंगे, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग, है ना, बीम को। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे बल्ब जब जलता है तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश क्या है, सभी दिशाओं में फैलता है। सूरज से आने वाली प्रकाश क्या होता है, सूरज एक मान लो बिंदी है, और उस बिंदी से यानी सूरज के पिंड से प्रकाश निकल के जो है सभी दिशाओं में फैल जाती है ना। तो एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैलती है, जैसे कि जब बल्ब जलता है तो बल्ब से प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है, तो ये क्या हो गया, बल्ब हो गया आपका अपसारी किरण पुंज। सूरज क्या हो गया आपका अपसारी किरण पुंज, है ना। दीपक क्या हो गया आपका अपसारी किरण पुंज। ये सारे अपसारी किरण पुंज में आता है। जैसे कि ये उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं ये सूरज है ना। सूरज से क्या हुआ, इधर प्रकाश जा रहा है, इधर प्रकाश जा रही है, इधर प्रकाश जा रही है, सभी दिशाओं में जा रही है। इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, है ना, सभी दिशाओं में जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टॉर्च। आपने टॉर्च देखा होगा ना, टॉर्च भी होता है, वो भी क्या है, टॉर्च से एक ही दिशा में जाती है पर अलग अलग दिशा में फैलती हुई जाती है। जब टॉर्च जलाते हैं हम लोग, टॉर्च का मुंह तो छोटा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, टॉर्च का मुंह क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन जब इससे प्रकाश निकलती है इस तरह से फैल जाती है, फैलती है। जैसे स्विच ऑन करेंगे हम लोग, क्या होगा, ये सभी दिशाओं में फैलते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे जाता है। फिर लेज़र बीम जो है, लेज़र बीम उसका उदाहरण नहीं होंगे, क्योंकि लेज़र बीम में सीधे प्रकाश निकलते हैं और वो सीधे जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं समांतर किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज है समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे कि अभी मैंने लेज़र पॉइंटर का उदाहरण दिया था, आपने लेज़र लाइट देखा होगा, लेज़र पॉइंटर। इसमें क्या है, लेज़र पॉइंटर में क्या होता है ना, एक जगह से प्रकाश निकली और सीधे जा रही है ना। हम जिसको मारते हैं सिर्फ उसी पॉइंट पर हमारा प्रकाश पहुंचता है। ये लेज़र बीम हो गया आपका, किसका उदाहरण हो गया, तो ये हो गया आपका लेज़र बीम, हो गया आपका समांतर किरण पुंज। देख रहे हैं, इसमें सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, है ना। फैल नहीं रहा है, ना सिकुड़ रहा है, ना फैल रहा है, बल्कि एक ही दिशा में सीधी जा रही है। आगे हम लोग बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज।
अब अभिसारी किरण पुंज तीसरा प्रकार का किरण पुंज है। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक हैंड लेंस ले लिया। आपने हैंड लेंस देखा होगा, पहले औजार बक्स में आया करता था। इस पर सभी दिशाओं से सूरज के प्रकाश जो है सो आ रहे हैं, सभी दिशाओं से सूरज के प्रकाश आ रहे हैं और ये जो है सभी प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है। तो ये क्या हो गया, और जब इसके नीचे कोई चीज़ कागज़ वगज रखते हैं इसमें आग पकड़ लेता है। तो ये क्या हो गया, लेंस के द्वारा प्रकाश का क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज तैयार हो गया है। सभी दिशाओं से किरण पुंज आकर के एक बिंदु पर जमा हो गया। तो जब ऐसी घटना होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, है ना। जब भी हम किसी अवतल दर्पण को रखते हैं तो इस पर आने वाली सभी दिशाओं से जो प्रकाश होती है वो एक जगह जमा हो जाती है। क्या होती है, एक जगह जमा हो जाती है। इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। इसमें किरण क्या होते हैं, सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर जमा होते हैं, सभी दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर जमा होते हैं। इसमें हम लोग बस तीर इस दिशा में लगा देंगे तो हो गया। आपने देखा था अभी अपसारी में था क्या, एक बिंदु से सभी तरफ फैल रहा था, यानी तीर हम बाहर की ओर लगा रहे थे, है ना। और अभिसारी में क्या है, एक जगह पर आ रहा है, तीर हम अंदर की ओर लगाए हैं, मतलब ये यहाँ पर आकर के जमा हो रहा है। हमने अभी पढ़ा था, है ना, प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भाग में बांटा गया, एक प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, अर्थात जिसमें जो प्रकाश उत्पन्न करता है और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। फिर हमने किरण पुंज को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं फिर प्रकाश के आधार पर वस्तु को तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो वस्तु को जो है अब तीन भाग में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी, नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी माने दिखना, दर्शी मतलब दिखना, है ना। तो ऐसा वस्तु जिसके आर पार दिखता हो, जैसे कि चश्मा, चश्मा दिखता है ना, आर पार हम लोग को साफ साफ दिखते हैं। साफ पानी, है ना, फ्रेश जल क्या होता है, पारदर्शी वस्तु होता है। वायु क्या होता है, पारदर्शी। हवा में हम लोग देखते हैं ना एक दूसरे को, हमारे आपके बीच में वायुमंडल है, हवा है, फिर भी हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। ये सारा चीज़ क्या होता है, पारदर्शी है। क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। पारदर्शी, जिसके पार हम देख सकते हैं उसको कहते हैं पारदर्शी। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाते हैं तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास है पारभासी। पार मतलब आर पार, भासी मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब आभास होता है, पारभासी, है ना। पारदर्शी, आर पार दिखता था तो पारदर्शी हुआ। अब पारभासी, आर पार आभास होगा, मतलब स्पष्ट नहीं दिखेगा लेकिन मालूम चलेगा कि उस पार कुछ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे पारभासी, ट्रांसलूसेंट। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है, थोड़ा सा पार होती है, कुछ परावर्तित हो जाती है, तो उस वस्तु को हम लोग पारभासी वस्तु कहेंगे। जैसे पतला पेपर हो तो उसके आर पर थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है। कोहरा में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चलता है, एक दूसरे को देख लेते हैं। अब कागज़ को तेल में भिंगा दो तो उसके आर पार भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने जाने लगता है। गंदा पानी, अगर गंदा पानी हो तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्पष्ट दिखता है कुछ कुछ। तो ये सब हमारा कहलाएगा पारभासी वस्तु, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अपारदर्शी वस्तु। तीसरे प्रकार का है अपारदर्शी। पार, ओ मने नहीं, अपार मने पार, जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, है ना। जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। अब जैसे कि ईंट ले लो, पत्थर ले लो, मिट्टी ले लो, लकड़ी ले लो, क्या इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। मानव का बॉडी ले लो, क्या इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं। तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, टेबल, लकड़ी इत्यादि। उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे चीज़ें, है ना। बस हमें याद रखना है
कि अपार जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, है ना, और पारभासी जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, और पारदर्शी, है ना। तो फिर से हम तीनों पॉइंट को समझते हैं। पारभासी जिसके आर पार थोड़ा दिखता है, पारदर्शी जिसके आर पार पूरा दिखता है, पारभासी जिसके आर पार थोड़ा दिखता है, और अपारदर्शी जिसके आर पार कुछ नहीं दिखता है। क्लियर है? तो हम जो है बहुत ही इजी भाषा में ये नोट्स लेकर आए हैं। आप लोग एक बार देख लोगे तो मुझे लगता है आसानी से याद हो जाएगा, और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हो, मैट्रिक बोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो है सो बेहतर होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कि आपतित किरण। आपतित किरण, किसी दिशा से आ रही किरण को आपतित, आपतित, है ना, मतलब हमारे तरफ अगर कोई किरण आ रही है तो उसको हम लोग कहेंगे आपतित, है ना। अब आते हैं परावर्तित। परावर्तित, आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपनी दिशा में लौटती है, जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रकाश आया, मेरे शरीर से टकराकर और दूसरी दिशा में चला गया, तो जब हमसे दूर कोई किरण जा रहा है ना, किसी सतह से कोई किरण दूर जा रहा है तो उसको कहेंगे परावर्तित। यानी कोई किरण आया, किसी वस्तु से टकराया और टकरा कर दूसरी दिशा में चला गया, तो उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। तीसरा प्रकार में आ जाते हैं परावर्तक सतह, किसको कहेंगे? जैसे मान लो प्रकाश दीवार से टकरा रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मान लेते हैं अगर प्रकाश दीवार से टकरा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीवार को कहेंगे परावर्तक सतह, है ना। वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है उसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। आप सभी जान लो कि प्रकाश का परावर्तन तो लगभग सभी सतह से, लगभग क्या 100% सभी सतहों से होती है, क्योंकि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगी वो हमें दिखेगा ही नहीं। क्लियर? तो कोई किसी वस्तु से जब प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो परावर्तन तो हर सतह से होता है, तो जिस सतह से होता है उस सतह को हम कहेंगे परावर्तक सतह। उसके बाद आते हैं हम आपतन बिंदु पर। अब सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है उसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। मान लो कि प्रकाश की सतह यहाँ पर आई है, इस जगह आकर टकराई है, एक प्रकाश की, मान लो तो ये है एक प्रकाश की किरण आई इधर से, तो इसको कहेंगे आपतित, और टकरा कर चली गई, इसको कहेंगे परावर्तित। और जिस बिंदु से ये घटना घटा है परावर्तन का, उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। क्लियर? समझ में आ रहा है आप सबों को? अब बात है अभिलंब। अभिलंब किसको कहेंगे? तो हमने आपतन समझा, आने वाली किरण, परावर्तन समझा, वापस जाने वाली किरण, आपतन बिंदु समझा जहाँ पर प्रकाश का ये घटना घटा। अब अभिलंब किसको कहते हैं? तो इसी बिंदु पर जब हम लंब खींचेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर लंब खींचेंगे तो इसको हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अभिलंब। ये हो गया आपका सतह, इस सतह पर जब हम 90 डिग्री का लंब खींच देंगे आपतन बिंदु पर तो यही कहलाएगा अभिलंब। अब हम लोग समझते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे? तो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये परावर्तक सतह, और इस पर हमने खींचा एक लंब। ठीक है, तो आपतित किरण परिभाषा में क्या लिखा? आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब। ये जो है आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच का जो कोण होगा वो आपतन कोण कहलाएगा, है ना। और परावर्तन कोण किसको कहेंगे? तो परावर्तन कोण हम लोग किसको कहेंगे तो उसको समझते हैं। परावर्तित किरण ये हुआ परावर्तित किरण, और ये हुआ अभिलंब, इसके बीच के कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है,
तो ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। अब आगे है, अब आगे पॉइंट्स आ गया है, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। तो हमने बता ही दिया था उस समय कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है और वहाँ से लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा में लौट जाती है टकरा करके, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। सिंपल भाषा कहेंगे तो किसी सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की, जब किसी सतह से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश की किरणों को किसी सतह से टकराकर लौटने की जो घटना होती है इसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब ये परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अभी हमने पढ़ा था, मान लो ये सतह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में दिखाई देंगे आपको। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। यहाँ पर जो दो प्रकार का कोण बना था अभिलंब डालने के बाद, एक ये कोण और एक ये कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये बात को दो नियम रखेंगे, अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम है ना। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ ताल लिखा गया, यहाँ तल होगा, एक ही तल में होती है। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब हम लोग आ गए हैं प्रतिबिंब की टॉपिक पे। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इमेज। प्रतिबिंब किसे कहेंगे। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जिन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। अच्छा, शॉर्टकट में हम लोग समझते हैं, जैसे दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो दर्पण के पीछे जो आपकी प्रतिबिंब बनती है ना, दर्पण के पीछे जो आपका पिक्चर बनता है उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा रूप में अगर कहा जाए तो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं परिभाषा रूप में, है ना। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आया दर्पण पे आया, परावर्तन के नियम से ये इधर लौट गया और ये इधर लौट गया, तो इसका प्रतिबिंब डॉटेड लाइन अगर हम मिलाएंगे तो इस जगह पर इस यहाँ वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। क्लियर। तो यहाँ जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ दिखाई देगा, यहाँ। और ये आपका क्या है, बीच में दर्पण है, ये बीच में क्या है आपका दर्पण है। तो समझ में आ गया। किसी वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, देखिए यहाँ से परावर्तन हुआ, ये यहाँ से परावर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे को नहीं काटा है। काटा कहाँ पर है, तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को। इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ वस्तु है और यहाँ से प्रकाश गई और यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ से देखने पर, है ना, यहाँ से देखने पर पता चलता है कि ये जो प्रकाश आ रही है ये इस बिंदु से आ रही है और यही हो गया इसका वस्तु, इस वस्तु का ये हो गया आपका प्रतिबिंब। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो गया आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं
पहली बात, दोनों में अंतर को भी स्पष्ट कर लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे। वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो तरह से हम लोग परिभाषा कह सकते हैं, वास्तविक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। अभी जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये इमेज जो बना है ये वास्तविक कटान से नहीं बना है, क्योंकि वास्तविक कटान इधर तो हुआ ही नहीं। जब लौटे यहाँ से तो ये दोनों आपस में मिले ही नहीं, है ना। तो आभास हमको कहाँ हो रहा है, डॉटेड लाइन पीछे खींचे आभासी रेखा तो पता चला ये पीछे कट रहा है, यानी वास्तव रूप में तो इधर दर्पण का आगे कटना चाहिए, लेकिन ये दर्पण के पीछे आभास हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब, राइट। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम सीधा कह सकते हैं वास्तविक कटान से बनती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, या दूसरे भाषा में जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ये बात आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें हम लोग, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनती है, जैसे कि हमने दिखाया दर्पण के पीछे कटा, क्या उसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। या फिर दूसरे भाषा में कहेंगे वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो आपको ये बातें याद रखना है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं उसको वास्तविक कहेंगे, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ एक पॉइंट्स वही बात जो हमने समझाया नोट में दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। ये भी बात को हमें याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जब हम लोग दर्पण के पास जाते हैं, अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा सीधा होता है, अर्थात हम धरती पर खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी पता चलता है कि धरती पर खड़ा है, ना कि आसमान में पैर है नीचे ज़मीन पर सर, ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन जब आप कभी अवतल दर्पण के सामने जाएंगे तो आपको आपका सर नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेगा, तो वो हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। बट वो वास्तविक प्रतिबिंब आपका दर्पण से अलग बनता है, अलग हटके बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब तो पर्दे पर बनता है। क्लियर? तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। हमारा अगला बिंदु है दर्पण क्या होता है। दर्पण, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में आईना कहते हैं, सिंगार वाला आईना कहते हैं, है ना। वैसे चिकनी एवं चमकीली सतह जिसे प्रकाश का आसानी से परावर्तन हो तथा जिसकी एक सतह रंजित माने एक तरफ रंगा हुआ हो और एक तरफ बिना रंगा हुआ। आप दर्पण में देखेंगे, दर्पण में पीछे से रंग किया रहता है, आगे से वैसे ही रहता है प्लेन, ठीक है ना, है ना। तो वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का आसानी से परावर्तन पूरा परावर्तन हो जाता है तथा जिसकी सतह एक तरफ रंजित होता है, दूसरी तरफ बिना रंजित का होता है, तो उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना। दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसका एक भाग रंजित है ना और दूसरा सतह परावर्तक होता है। दर्पण में दो सतह होता है, एक आगे और एक पीछे। तो परिभाषा हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं, आप समझ के या तो याद कर लेना या फिर लिख लो। दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसका एक भाग रंजित माने रंगा हुआ और दूसरा सतह परावर्तक हो, है ना, दर्पण उसको कहते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सापेक्ष उदाहरण आप लोग को दिया गया है कि गोलीय दर्पण की बात जब चलेगी, है ना, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, फिर आगे हम लोग गोलीय दर्पण में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो इस परवलय का कहीं पर चर्चा बुक में नहीं मिलता है, बट मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, हमारे नोट्स में है, ये अवेलेबल दे दिया हूँ मैं। बट जब आप बुक में पढ़ोगे तो आप 2 ही प्रकार के पढ़ोगे, है ना। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। 2 ही प्रकार के दर्पण पढ़ोगे। समतल दर्पण उसको कहते हैं जिसमें हम लोग रोज अपना चेहरा निहारते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम लोग समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण में क्या होता है
कि हमारा जितना बड़ा मुखौटा है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। और गोलीय दर्पण को हम लोग आगे विस्तार से पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण कहेंगे कि अगर परिभाषा पूछ दिया जाए तो समतल दर्पण का क्या परिभाषा देंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर हो, एकदम बराबर, ना बीच में लटका हो ना बीच में उगा हो, है ना, एकदम बराबर हो। जैसे कि श्रृंगार का आईना, हमारे घरों में जो दर्पण होते हैं उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? समतल दर्पण का कहीं अगर चित्र बनाना हो तो एक सीधी सी लाइन देना है और एक तरफ से ये डॉट डॉट मार देना। ये डॉट डॉट बताता है कि ये रंजित है, ये क्या है, रंजित है। और एक सतह बिल्कुल प्लेन है, ये प्लेन सतह बताता है ये परावर्तक सतह है। अर्थात ये जो दर्पण का पिछला भाग है और ये दर्पण का अगला भाग जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं। अब हम समतल दर्पण के गुण को पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या गुण है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। अर्थात अब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अगर वस्तु प्रतिबिंब के सापेक्ष जो है सीधा अगर बना है प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सापेक्ष सदैव सीधा रहता है। दूसरा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और तीसरा बात है समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना पीछे बनता है। अर्थात हम दर्पण के बिल्कुल सट के रहेंगे तो हमारा प्रतिबिंब सट के बनेगा, अगर हम दर्पण से दूर भाग जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण में बहुत पीछे दूर दिखेगा, है ना। उसके बाद अगली पॉइंट्स है समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होता है ना। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अभी बोले ना, जितना आप पीछे जाएंगे आपका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे भागते जाएगा, आप जितना आगे आएंगे आपका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतना आगे आता